आज का हमारा आगे का बिंदु है कि ओज़ोन में डिप्लीशन हो गया या विरलन हो गया तो उसके क्या इफ़ेक्ट आएँगे, उसके क्या परिणाम होंगे। ओज़ोन विरलन का सबसे सीधा और पहला परिणाम वायुमंडल में यूवी किरणों का बढ़ना। आप जान चुके हैं कि यूवी ए, बी, सी में सी रेडिएशन सबसे हार्मफुल है और ओज़ोन लेयर उनको टोटली एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, आने ही नहीं देती, उससे म्यूटेशन उत्परिवर्तन होने ही नहीं देती है। लेकिन अगर ओज़ोन लेयर नहीं होगी, पतली होगी तो ये यूवी रेडिएशंस अर्थ को अप्रोच करेंगे। दूसरा है स्किन कैंसर। यूवी किरणों का सीधा संबंध कैंसर के साथ पाया गया। प्रयोग बताते हैं कि 1% यूवी किरणों के बढ़ने से कैंसर की आवृत्ति 2% बढ़ जाएगी। ये कैंसर यूवी किरणों के डीएनए के पायरिमिडीन्स के डायमर बन जाने से अनुलेखन में त्रुटि उत्पन्न होगी। तो ये बता रहे हैं कि आखिर स्किन कैंसर कैसे ये इफेक्ट करेगा। तो ये कह रहा है कि जो म्यूटेशन होगा तो डीएनए में यूवी किरणों के कारण जो पिरिमिडीन्स होती हैं नाइट्रोजन क्षारक, उनमें डाइमर बन जाएगा तो एक प्रकार का वो एरर है, उससे एरर से कैंसर कोज हो जाएगा। बेसिक और स्क्वेमस कोशिकाओं में कैंसर कम हानिकारक होते हैं लेकिन मेलेनोमा अधिक घातक होता है। दोनों ही पैराबेनिन के प्रभाव से हो सकती हैं। चिली में किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ कि पिछले 7 वर्षों में मेलेनोमा कैंसर में 56% तथा नॉन मेलेनोमा कैंसर में 46% की वृद्धि हुई है। ये सब किससे हुआ है? यूवी रेडिएशन से। ट्रोपोस्फियर में ओजोन का बढ़ना। हम जानते हैं कि ओजोन यूजफुल है लेकिन वो तब तक यूजफुल है जब तक वो स्ट्रेटोस्फियर की अपर लेयर 18 से 24 किलोमीटर की हाइट पे रहे और यूवी को रोके। लेकिन अगर वो ट्रोपोस्फियर जिसमें हम रह रहे हैं अगर उसमें ओजोन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये एक पॉइजनस गैस के रूप में कार्य करती है। यूवी किरणों को वायुमंडल में तो नहीं आने देती लेकिन ये ऑक्सीजन तोड़कर ओजोन बनाती है। ओजोन का सीधा जीवों पे एक्सपोजर होने से यह टॉक्सिक गैस के रूप में होती है। ये एलर्जी उत्पन्न करती है, नाक की म्यूकस फूल जाती है वगैरह वगैरह, इसके साइड इफेक्ट है। यूवी किरणों का यदि पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो ये साइनोबैक्टीरिया को क्षति पहुंचाती है। आप जानते हैं साइनोबैक्टीरिया एक इम्पोर्टेंट फूड चेन भी बनाते हैं, उनको डैमेज होगा। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। इनके नष्ट होने से चावल अन्य फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो पैदावार कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब आती है प्लैंक्टॉन्स की मात्रा में कमी। यूवी किरणों में जलीय तंत्र में प्लवक भी नष्ट होते हैं जिससे जलीय तंत्र की उत्पादकता बढ़ती है। तो ये क्या कहता है कि जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं ना उन पे भी इफेक्ट डालती है। अब है ओजोन की एक इम्पोर्टेंट टाइम लाइन है। जैसे ओजोन के बारे में ये डेटा है, आपको ये याद रखना है। एग्जाम्स में वन वर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 1913 में फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं फेब्रे और हेनरी ब्यूसन ने ओजोन परत की खोज की। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हु डिस्कवर ओजोन। तो आपको याद रखना है कि चार्ल्स फेब्रे और हेनरी ब्रूसन ने ओजोन परत की खोज की। 1920 के दशक में थॉमस मिजले ने सीएफसी का आविष्कार किया। तो देखो सीएफसी का आविष्कार भी एक बहुत बड़ी घटना थी और इसका आविष्कार करता थे थॉमस मिजले। ये एक बढ़िया कूलेंट है लेकिन बात ये आखिर बात की बात है कि सीएफसी के हाई यूज के कारण ओजोन परत में डिप्लीशन होने लग गया। 1930 में सिडनी के चैपमैन ने पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत बनने की प्रक्रिया का भौतिक और रासायनिक क्रियाविधि की खोज की। यानी कि जो चैपमैन है उसने स्टेट बताया कि आखिर स्ट्रेटोस्फीयर में फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जिससे ओजोन बनती है यानी ओजोन ऑक्सीजन साइकिल चलती है। 1950 के दशक में डेविड बेटसन और मार्सेल निकोलेट ने दर्शाया कि हाइड्रोक्सिल व नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन की विरक्त को बढ़ाती है। 1970 में पॉल क्रुट्ज़न ने N2O नाइट्रस ऑक्साइड के सतह पर स्ट्रेटोस्फीयर तक जाने व NO में परिवर्तित होकर ओजोन परत को क्षति पहुंचाने की क्रियाविधि का वर्णन किया। बाद के वर्षों में हेराल्ड हॉस्टन के साथ सुपरसोनिक विमानों द्वारा ओजोन परत की क्षति को बताया। 1974 में फ्रैंक शेरवुड, रोनाल्ड व मारियो जे मोलिना द्वारा स्पष्ट किया गया कि क्रुट्ज़न द्वारा बताया गया NO के घातक प्रभावों की तरह ही सीएफसी भी ओजोन परत के लिए अत्यंत घातक है। इसके कार्य के पूर्व पृथ्वी की सतह पर मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न सीएफसी का ओजोन परत की क्षति हेतु घातक होने के तथ्य प्रक्रिया पर किसी किसी ने इतने प्रभावी तरीके से प्रकाश नहीं डाला।
1978 में स्वीडन ने सीएफसी को एरोसोल में प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश बना, यानी अब सीएफसी का यूज बंद एरोसोल के रूप में। 1979 को ओजोन को सुव्यवस्थित मापन प्रारंभ हुआ। 85 में फार्मर गॉर्डिनियर सैनक्लीन ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र को खोजा। 20 देशों द्वारा वियना कन्वेंशन पे हस्ताक्षर हुए कि भाई अब हम ओजोन का यूज कम करेंगे। 16 सितंबर 87, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है अभी हम पढ़ेंगे। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ? 16 सितंबर 87 में। 16 सितंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 को हुए हस्ताक्षर की स्मृति में विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो आपको ये रिमेंबर रखना है 16 सितंबर ही वर्ल्ड ओजोन डे होता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन डिप्लीशन से। 1995 में पॉल क्रुटजन, मोलिना रोनाल्ड ने को रसायन का नोबेल प्राइज मिला। तो देखिए इनको ओजोन लेयर के क्षेत्र में वर्क करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को, पॉल क्रुटजन, आप जानते हैं पॉल क्रुटजन ने क्या किया है, दूसरा है मोलिना और तीसरा है रोनाल्ड, मोलिना रोनाल्ड। तो देखो मोलिना और रोनाल्ड ने ये बताया और क्रुटजन द्वारा जो NO के घातक प्रभाव की तरह ही CFC भी ओजोन के लिए हानिकारक है। और क्रुटजन ने क्या बताया कि N2O कैसे जाकर के NO में चेंज होगी। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्रुटजन का है NO के लिए, और मोलिना और रोनाल्ड का कंट्रीब्यूशन जो है वो है CFC भी ओजोन के लिए हानिकारक है। 2 अगस्त 2003 को वैज्ञानिकों द्वारा घोषणा की ओजोन परत घटने की दर कम होती है। 2006 में अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र के अधिकतम होने का रिकॉर्ड था। 2024 तक ओजोन को मापे जाने में कमी आ सकती है। 2050 तक ओजोन छिद्र में कम हो सकता है। 60 से 75 यदि प्रयास जारी रहे ओजोन छिद्र 1980 के स्तर पर आ सकता है। अब है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जैसा पहले वर्णित किया जा चुका है, वायुमंडल में ओजोन परत इसके पराबैंगनी विकिरणों को रोकने में महत्व है तथा मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS, पहले ही बात कर चुके हैं, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस होती हैं ODS से इनकी क्षति की जानकारी धीरे धीरे विज्ञान को मिली, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरोकार और चिंता उत्पन्न हुई। 1987 में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से 16 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए जिससे ओजोन लेयर का रक्षा की जा सके। वर्तमान में 191 देश इसके हस्ताक्षर कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझ व सहयोग के लिए यह एक यूनिक उदाहरण है। कोफी अन्नान जो उस समय के संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे, वर्तमान समय में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ 1 जनवरी 1989 को ये लागू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 89 को। 90 में लंदन, 92 में कोपनहेगन, वियना, 97 में मॉन्ट्रियल, वापस बीजिंग, 5 संशोधन हो चुके हैं। इस संधि द्वारा सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने देशों में ओजोन क्षयकारी पदार्थों को घटाने, प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। तो देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो क्या हैं? 1991-92 तक समूह 1 के रसायनों का उपयोग, खपत, उत्पादन 86 के स्तर से भी 150% से अधिक नहीं होने देना। यानी अगर 1986 में ODS की जो प्रोटेक्शन हो रहा था वो 92 तक वो 150% से ज़्यादा अब और हम प्रोटेक्शन नहीं होने देंगे। 2010 तक हेलोन्स के उत्पादन को पूर्णतया समाप्त कर देंगे। 30 तक ओजोन के लिए अपेक्षाकृत कम हानिकारक पदार्थ जो भूमंडलीय तापमान के लिए जिम्मेदार हो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि CFC का अल्टरनेट क्या है? CFC का अल्टरनेट है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करेंगे और CFC को 96 से घटाकर 0% कर देंगे। तो ये आपका टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन।